हेलो गाइस, दिस इज कार्तिक पांडे फ्रॉम IIT BHU। अपन ऑप्टिक्स का वीडियोस देख रहे हैं। आज अपन एक लेक्चर देखने वाले हैं जिसमें कि अपन एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि रिलेटेड है फील्ड ऑफ व्यू से। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फील्ड ऑफ व्यू। आइए देखते हैं इसको इन केस ऑफ प्लेन मिरर। अपन इसको स्फेरिकल मिरर और भी केसेस में देखेंगे, लेकिन अभी हम प्लेन मिरर लेके चल रहे हैं, इसीलिए हम प्लेन मिरर के केस में फील्ड ऑफ व्यू की बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई एक मिरर है। दिस इज अवर मिरर एंड लेट अस सपोज हियर इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट दिस पॉइंट। सो इससे ध्यान से देखिए तो क्या ऐसे कुछ रेज आ रही होंगी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, और कुछ ऐसे। लेट अस सपोज मैं तीन रेज की बात कर रहा हूं। This one is the extreme at upper point. This one is the middle one. This one is approximately like this. तो आपको भी पता है कि इन तीनों रेस का इन रियलिटी में कहीं भी आगे चल के इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज ऑल आर डाइवर्जिंग। जब ऑल आर डाइवर्जिंग तो आप इसे पीछे की ओर ऐसे एक्सटेंड करेंगे, कुछ यहाँ पे पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका इमेज। दिस विल बी द इमेज एट इक्वल डिस्टेंस एंड लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी परपेंडिकुलर टू द मिरर एक्सिस। लेकिन बात ये आती है कि आप कहाँ किस रीजन में आपकी आंख या कि आप लाई करें कि आपको वो पर्टिकुलर इमेज दिख पाए। तो आपको ही पता है कि इमेज किसके चलते दिखती है, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से। रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। यदि हम रिफ्लेक्टेड रेज के जोन में नहीं है तो हमें इमेज के बारे में कोई भी भनक नहीं लगेगी। तो मैंने एक काम किया, कुछ ये सेक्शन उठा लिया। अबाउट दिस सेक्शन यदि मेरा आई है, यदि वो लाई करेगा तो हमें ऑब्जेक्ट का इमेज विजुअल होगा। लेकिन यदि इसके बाहर हो गया तो इमेज विजुअल नहीं होगा, इसके बाहर हो गया तो इमेज विजुअल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें इसके बाहर भी रिफ्लेक्टेड रेज नहीं मिलेंगी और इसके बाहर भी रिफ्लेक्टेड रेज नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि रे नंबर 1 एंड रे नंबर आर एक्सट्रीम 1। सो कहीं ना कहीं हम ये बात कह सकते हैं दिस इज द रीजन ऑफ विजिबिलिटी, और यू कैन से फील्ड ऑफ व्यू। मतलब यदि इस रीजन में, इस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इमेज दिखेगी, अदरवाइज आपको इमेज नहीं दिखेगी। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू अब इसका अपन हर जगह यूज करने वाले हैं। कैसे वो देखेंगे, लेकिन इसका एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। जैसे आपके सामने ये शीशा लगा हुआ है, लेट अस सपोज। तो आप देखते हैं कि ये आपका शीशा है यहाँ पे, और आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तब भी आप ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप मिरर के सामने आ गए, मिरर के सामने आने के बाद भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखता। कई बार ऐसा होता है कि आगे चले गए तो ऑब्जेक्ट दिखता है, फिर यदि उसके भी आगे चले गए तो ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाता है। जस्ट सिमिलर केस इज हियर। यदि आप मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किए करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट इमेज नहीं दिखेगा। आप ऊपर मतलब आप इस रीजन पे लाई करने लगे तो आप ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज। और जैसे ही इस पर्टिकुलर रे के बाहर आप गए, आपको फिर से ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाएगा। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। आइए इसका उपयोग करते हैं कई क्वेश्चंस में और कई कॉन्सेप्ट्स और अच्छे कॉन्सेप्ट्स निकालने में। देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, लेट अस सपोज हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिस इज आवर मिरर, दिस इज आवर मिरर एंड it is in the front of our y and x axis system, x y. Let us suppose here is our object. क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। ये क्वेश्चन भी है, कॉन्सेप्ट भी है, इसीलिए मैं क्वेश्चन भी और कॉन्सेप्ट भी इसे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन इस हिसाब से कि आपसे मैं पूछूंगा, और कॉन्सेप्ट इस हिसाब से क्योंकि इसका उपयोग होने वाला है यहाँ पे अच्छा खासा। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और लेट अस सपोज कि हमारा यहीं पे कौन है? ऑब्जर्वर। ये है हमारा ऑब्जर्वर जो कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर में देखना चाहता है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 0, 0। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, 2
इस पर्टिकुलर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,4। अब आपसे पूछता है कि फाइंड आउट दी range of height of this observer so that observer can observe the image। मतलब इस ऑब्जर्वर का कितना मैक्सिमम लेंथ हो सकता है कि कितना मिनिमम लेंथ होगा कि ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाए। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना, हमें किसका कॉन्सेप्ट लगाना है, फील्ड ऑफ व्यू का। यदि ये ऑब्जर्वर फील्ड ऑफ व्यू में लाई करेगा तो ये इमेज को देख पाएगा, यदि फील्ड ऑफ व्यू में लाई नहीं करेगा तो इमेज को देख नहीं पाएगा। तो बस यहां से ऐसे ही सोच लीजिए कि हमें इस रे के बारे में सोचना है और इस रे के बारे में सोचना है। क्यों? क्योंकि यदि इन दोनों रेस को आप देख पा रहे हैं इसका मतलब इसके बीचों बीच की रेस तो आपको अपने आप ही मिलेंगी। तो इस रे के बारे में सोचना है और इस रे के बारे में सोचना है। जब इस रे के बारे में सोचेंगे तो हमें एच मिनिमम मिल जाएगा, जब इस रे के बारे में सोचेंगे तो हमें एच मैक्सिमम मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेट अस सपोज यहां से कुछ ऐसे रेज निकल रही होंगी, एक रे ऐसे आ रही होगी और एक रे ऐसे लेट अस सपोज चली गई। ये रे टकराने के बाद कुछ ऐसे गई होगी और ये रे टकराने के बाद कुछ ऐसे गई होगी। तो इनको जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे ऐसे तो हमें क्या मिल जाएगा, कुछ यहां पे इमेज मिल गया। मतलब यदि इस रे में ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जर्वर यहां तक लाई करता है तो वो इमेज को देख पाएगा, और यदि यहां तक भी लाई करता है तो वो इमेज को देख पाएगा। मतलब इसके बीचों बीच ही हमारा ऑब्जर्वर लाई करेगा तभी हमको इमेज दिख पाएगा। तो चलिए हमें वही तो निकालना है कि ये कैसे इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन करा देता हूँ इस एक्सिस के पॉइंट्स को। ये कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 2,0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4,0। 4,0 कैसे लिखा ये बात याद रखिए। पॉइंट प्रॉपर्टी, पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज का होगा ऑब्जेक्ट से। सो दिस वन 4,0। अब चलिए ट्रायंगल यहां पे ले लेते हैं, ए बी सी डी ई। ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी नहीं, इन ट्रायंगल ए सी ई एंड ट्रायंगल बी सी डी। मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, इन दोनों में जो एंगल सी है, एंगल सी इज कॉमन, and as you can see this angle as well as this angle means angle E is equals to angle D that is equal to 90 degree। so कहीं ना कहीं ये बात कह सकते हैं both triangle number 1 is just similar to the triangle number 2। क्यों? by property of AAA, ट्रिपल ए कांस्टेंट, मतलब कि एंगल, क्योंकि हमने देख लिया कि इसका भी 90 इसका भी 90, साथ में ये एंगल जो है वो कॉमन है दोनों केसेस में। इसको थोड़ा सा सीधा कर दीजिए जिससे कि आपको और अच्छा दिख सके, समझ में आए। अभी कई बच्चों को मिसकंसेप्शन आ रहा होगा। अब कुछ सीधा लग रहा है तो अब आपको सही दिख रहा होगा। तो चलिए इस ट्रायंगल में अपन सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगाते हैं और लिखते हैं दिस साइड अपॉन दिस साइड, दिस साइड अपॉन दिस साइड। चलिए इसको अपन मान लेते हैं एच मिनिमम। क्या मान लेते हैं? एच मिनिमम। तो लिखेंगे एच मिनिमम बाय दिस साइड दैट इज 2 इज इक्वल्स टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, सो 4/2। और इसको सॉल्व करने पे मिल गया हमें एच मिनिमम इक्वल टू 4। मतलब मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की, सॉरी ऑब्जर्वर की, दैट शुड बी 4 यूनिट्स। अब बात आती है एच मैक्स की, किसकी? एच मैक्स की। तो चलिए इनको मैं कोई पॉइंट को नाम दे देता हूं। लेट अस सपोज मैंने इसको दे दिया एफ जी, एफ जी। अब बात करते हैं यहां पे, तो थोड़ा सा देखते हैं। इन ट्रायंगल
बड़ा वाला ट्राइंगल उठाइए, दिस वन, दिस बिगर ट्राइंगल, क्या मिलेगा हमें? ट्राइंगल एफ सी एंड ई। एंड ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेने के बाद अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे अपन, तो ये वाला ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा? जी सी ई, जी सी ई, ट्राइंगल एफ सी एंड ट्राइंगल जी सी। तो एंगल सी इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल, एंगल सी, एंगल इज कॉमन। ध्यान से देखिए, ये एंगल दोनों में कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी यही एंगल है और इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी यही एंगल है। सो एंगल सी इज कॉमन एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, जीसीई लिख दिया था मैंने, सॉरी ये जीसीई नहीं होगा, ये जीसीडी होगा, जीसीडी, जीसीडी। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी दैट इज 90 डिग्री। सो फिर से वही, ट्राइंगल नंबर 1 विल बी जस्ट सिमिलर टू द ट्राइंगल नंबर 2, किसके चलते? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए ए ए। सो यदि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम लिख सकते हैं दिस साइड अपॉन दिस साइड। चलिए अपन इसे मान लेते हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ एच मैक्स, तो लिखेंगे एच मैक्स डिवाइडेड बाई ये साइड, ये कोऑर्डिनेट कितना है इसका? 4 इज इक्वल्स टू, अब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो यहां से कितना आ जाएगा? 4/2 और इट इंप्लाइज एच मैक्स इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। मतलब मुझे पता चल गया कि यदि हमारे ऑब्जेक्ट का हाइट है 4 से 8 के बीच में तो हमें इमेज दिखेगी, और यदि ऑब्जर्वर का हाइट 4 से 8 के बीच में नहीं है तो इमेज नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उस केस में यदि 4 से कम हो गया तो भी हमारा ऑब्जर्वर फील्ड ऑफ व्यू में लाई नहीं करेगा, यदि 8 से ज्यादा हो गया तो भी हमारा ऑब्जर्वर फील्ड ऑफ व्यू में लाई नहीं करेगा। सो यदि आप चाह रहे हैं कि आपको ये पर्टिकुलर इमेज दिखे तो आपका मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए? 4 यूनिट्स, मैक्सिमम हाइट कितना होना चाहिए? 8 यूनिट्स। सो दिस वाज अबाउट द फील्ड ऑफ व्यू इन सिंपल क्वेश्चंस। अब थोड़ा अपन अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। गाइस हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि लेट अस सपोज आप हैं ऑब्जर्वर और आपका हाइट है कैपिटल एच, और आपके सामने एक मिरर रखा हुआ है जिसका लेंथ कितना है एल, और आप चाह रहे हैं कि आपको पूरा का पूरा अपना हाइट उस पर्टिकुलर मिरर में दिखे, तो ये कितना होना चाहिए? ये इस पर्टिकुलर मिरर का लेंथ कितना होना चाहिए आपके रिस्पेक्ट में कि आप अपना कंप्लीट हाइट देख पाएं? तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अपन किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे? फील्ड ऑफ व्यू का। फील्ड ऑफ व्यू का कैसे? अपन ये सोचेंगे कि यदि हमने इस पॉइंट को देख लिया अपनी आंखों से, इसका मतलब अपने किसी भी पॉइंट को देख लेंगे। ठीक उसी तरह यदि अपन ने टॉप मोस्ट पॉइंट को देख लिया तो अपन इसके बीच के किसी भी पॉइंट को देख लेंगे। चलिए इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपन एक्सट्रीम केसेस का यूज करेंगे। लेट अस सपोज one ray comes like this and it goes like this. ये रे आती है और इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है, कहां? आईज पे, हमारी आईज पे जा रही है, ऐसे पहुंच रही है। फिर दूसरा हमने माना कि लेट अस सपोज इस पॉइंट से एक रे आ रही होगी, ऐसे इस पॉइंट से ऐसे रे आ रही होगी और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जा रही होगी? हमारे आईज में। सो दो ही है, हम यदि इस रे को अपनी आई तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और इस रे को भी, तो इसका मतलब हम इसके बीच के किसी भी पॉइंट से आने वाली रिफ्लेक्टेड रे को देख सकते हैं। इसका मतलब हम किसी पॉइंट को देख लेंगे। सो एकदम सिंपल सा है, हमने इस रे के बारे में सोचा और इस रे के बारे में सोचा। क्यों? क्योंकि यदि हम एक्सट्रीम पॉइंट्स को देख लेते हैं, इसका मतलब हम बीच के किसी भी पॉइंट को देख लेंगे। तो चलिए ये ऐसे कुछ हो रहा होगा। सपोज अपन इसको ऐसे ज्वाइन कर लें, मैंने माना इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस विल आल्सो इक्वल टू थीटा।
तो यदि इसकी वैल्यू x है तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, x होगी। क्यों? क्योंकि एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक उसी तरह कर रहा हूं और इसे माना थीटा डैश, इसे ही माना थीटा डैश। ये मैं थीटा डैश कैसे मान रहा हूं, ड्यू टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यदि ये थीटा डैश है तो यदि इफ दिस डिस्टेंस इज y देन दिस डिस्टेंस विल आल्सो इक्वल टू दी y। सो मुझे यहां से एक बात पता चली कि दिस विल आल्सो इक्वल टू दी y एंड दिस विल इक्वल टू दी x, जो कि आप सीधे सीधे देख सकते हैं। तो यहां से मैं लिखूंगा y प्लस x इक्वल टू h। इट इंप्लाइज 2x प्लस y इक्वल टू h। इट इंप्लाइज x प्लस y इक्वल टू h बाई 2। तो ये तो था किसका रिलेशन, x y का h के साथ। अब इसके लिए लिखते हैं, तो इसके लिए अपन ने क्या पाया है, x प्लस वाई इक्वल टू l। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से हमको मिल गया l इक्वल टू h बाई 2। मतलब यदि आप चाह रहे हैं कि आपको आपका पूरा का पूरा इमेज उस पर्टिकुलर मिरर में दिखे तो उस मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू दी h बाई 2। मतलब ऑब्जर्वर के आधी हाइट मिनिमम लेंथ होनी चाहिए मिरर की। यदि इससे ज्यादा लेंथ हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो हमें कंप्लीट ऑब्जर्वर दिखेगा ही दिखेगा, मतलब हमें कंप्लीट अपना अपना पूरा का पूरा शरीर तो दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन मिनिमम मिरर की कितनी लेंथ होनी चाहिए, हमारे हाइट के आधा। और अब बात आती है कि ये मिरर कहां रखा हुआ होना चाहिए। क्या ऐसा है कि मिरर को यहां रख देंगे तो हमें इमेज दिख जाएगा, क्या मिरर को यहां रख देंगे तो इमेज दिख जाएगा। तो इसके लिए भी एक बात याद रखिए कि जो मिरर है वो कैसे होना चाहिए, इस पर्टिकुलर सेक्शन, मतलब मेरे आईज के ऊपर वाले सेक्शन का जो पूरा लेंथ है, लेट अस सपोज दिस वाज 2y, तो इसके आधे में, इसके सेंटर में हमारे मिरर का ये वाला टिप होना चाहिए मिनिमम। ठीक उसी तरह जो नीचे वाला पोर्शन है उसके आधे पे होना चाहिए ये वाला टिप। इससे नीचे हो सकता है, लेकिन यदि इससे ऊपर हो गया तो हमें नीचे वाले का टिप नहीं दिख पाएगा, देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी। इज इट क्लियर? सो दिस वाज द अबाउट फील्ड ऑफ व्यू जो कि अपन अभी देख रहे हैं। तो फील्ड ऑफ व्यू की मदद से ही हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अब इसी को यदि आप चाहें तो और दूसरे तरीके से कर सकते थे। कैसे? इनको पीछे एक्सटेंड कर देते तो आपको यहाँ पे एक कंप्लीट इमेज मिल जाता, और कंप्लीट इमेज मिलने के बाद आप फिर ट्राइंगल सिमिलरिटी लगा देते, और ट्राइंगल सिमिलरिटी लगाने के बाद फिर से आपको आंसर मिल जाता। तो इसके दो मेथड हैं, मैं फर्स्ट मेथड करा रहा हूं, सेकंड मेथड आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूं। विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल सिमिलरिटी। और आप इस बात का यूज करके, ये आपके लिए होमवर्क है कि ट्राइंगल की सिमिलरिटी का यूज करके इस क्वेश्चन में l की वैल्यू h बाई 2 प्रूव करें। मैं एकदम इजी तरीके से है, बस इसको पीछे ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे इमेज बनेगा ऐसे, ठीक है। और फिर इस पर्टिकुलर रे को भी पीछे ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगा ऐसे। ये आपको इमेज मिल गया और इसमें आप ट्राइंगल सिमिलरिटी लगा देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। गाइस हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि ये मिरर है और मिरर के सामने क्या है, ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर के पीछे एक वॉल है जिसका लेंथ सफिशिएंट है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस ऑब्जर्वर को इस वॉल का कितना पोर्शन दिख रहा होगा यदि इस मिरर का लेंथ है l। यदि इस मिरर का लेंथ है l तो इस ऑब्जर्वर को इस वॉल का कितना पोर्शन उसे इस मिरर में दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका अपन किसका उपयोग करेंगे, फील्ड ऑफ व्यू का। चलिए मानते हैं कि ये रेज ऐसे गई होंगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और सॉरी ये गई नहीं होंगी, ये आई होंगी, ये आई होंगी क्योंकि ऑब्जर्वर है ना तो उसके पास लौट के आएंगी। और ये रेज कुछ ऐसे आ रही होंगी, ये रेज कुछ ऐसे आ रही होंगी। ध्यान से देखिए।
मैंने माना कि ऑब्जर्वर ऐसे खड़ा होके और मिरर में देख रहा है, तो जब मिरर में देख रहा है किसे, वॉल को अपने पीछे, तो वॉल से दो रेज आ रहे होंगे, लेट अस सपोज ये रे और ये रे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर मैंने यही दो रेस के बारे में क्यों सोचा, तो इसलिए सोचा क्योंकि यही दो रेस मैक्सिमम है, मतलब यही दो रेस हैं जो कि रिफ्लेक्ट हो पाएंगी, क्योंकि इसके बाद वाली रेस तो कभी रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाएंगी। तो जो रेस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगी उनके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, हम उन रेस के बारे में सोचेंगे जिनका रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो बस इसको पीछे ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए, यहां पे पीछे एक्सटेंड कर दीजिए। पीछे एक्सटेंड करने पे आपको यहां पे क्या मिलेगा, इसका सॉरी 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 इन्हें मत एक्सटेंड करिए, इन रेस को पीछे क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें, तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। मतलब ऑब्जर्वर को दीवार कैसी दिख रही होगी, कुछ ऐसा दिख रही होगी। तो बस एकदम सिंपल सा तरीका है, इसमें अपन मान लेंगे दिस इज ट्राइंगल ए, दिस इज बी सी डी ई, ये हमारे पॉइंट्स हो गए ए बी सी डी। बात करते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। ध्यान से देखिए, तो एंगल ए इज कॉमन, एंगल ए इज कॉमन, ठीक है, इन दोनों में एंगल ए कॉमन है। और साथ में ध्यान से देखिए, तो ये दोनों क्या थी, पैरेलल रेस थी। ये दोनों जब पैरेलल रेस थी तो जो इस एंगल की वैल्यू होगी वही इस एंगल की वैल्यू होगी। द सिमिलर केसेस है, जो इस एंगल की वैल्यू होगी वही इस एंगल की वैल्यू होगी, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी होती है टू पैरेलल रेस की, क्योंकि दो पैरेलल रेस गई हैं, उनको एक ट्रांसवर्स एक्सिस ने कट किया है। सो ऐसा हो गया, तो मैं लिख सकता हूं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, द सिमिलर इज केस विद दिस वन, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई। सो हम कह सकते हैं triangle number 1 is just similar to the triangle number 2 by the property of AAA। तो क्या मैं यहां से ये बात लिख सकता हूं कि if this is theta, तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। in this triangles क्या लिख सकता हूं मैं, B into C, BC divided by D। अपन देख लेते हैं, BC अपॉन D इज इक्वल्स टू, कोई भी ले लीजिए, AC डिवाइडेड बाई AE। चलिए, तो AC की वैल्यू को अपन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, अपन ने माना कि ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2 आर सिमिलर टू ईच अदर। सो BC अपॉन DE, BC अपॉन DE इन दिस ट्राइंगल्स इज इक्वल टू AC अपॉन AE, AC अपॉन AE। अपन ने AC की वैल्यू को लिख लिया है D बाई कॉस थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी D, तो इसी को लिख लिया D बाई कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू दी 3D। 3D क्यों लिख दिया, क्योंकि ये D था और ये कितना होगा, ये 2D के बराबर होगा, ड्यू टू दी प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। जितना दूरी पे पॉइंट ऑब्जेक्ट से होगा उतना ही दूरी पे उसका इमेज बनेगा। सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2D, और ये D इसीलिए बन गया ये 3D। तो 3 cos थीटा यहां से हम लिख सकते हैं कि हमें क्या मिल जाएगा, BC बाई D, BC बाई D इज इक्वल टू 1/3। और ध्यान से देखिए, तो BC की वैल्यू कितनी है, L अपॉन D इज इक्वल टू 1/3। इट इंप्लाइज DE इज इक्वल टू 3L। मतलब यदि मिरर का लेंथ L है तो ऑब्जर्वर को पीछे वाली वॉल का कितना लेंथ दिखेगा, 3L लेंथ दिखेगा। कितना लेंथ दिखेगा, 3L। मतलब फिर से इसको समझिए, फिर से पूरे क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि पीछे रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट क्या है, वॉल है, और मिरर भी सामने, और मिरर और वॉल के बीचों बीच कौन खड़ा है, ऑब्जर्वर। अब आपसे बोला गया है कि ऑब्जर्वर को उस वॉल का कितना लेंथ दिखेगा, यदि उस मिरर का लेंथ कितना है L,
तो बहुत सिंपल है, अपन ने किसका यूज किया है, बस फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट लगाया है, और फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट लगाने के बाद अपन ने ट्राइंगल सिमिलरिटी लगाया। तो ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब वो दोनों सिमिलर हो गए तो अपन ने यहां से माना कि दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। फिर अपन ने यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, थीटा मान लिया, और AC को थीटा के रिस्पेक्ट में लिखना चाहा, ठीक उसी तरह AE को थीटा के रिस्पेक्ट में लिखना चाहा, और आंसर आ गया अपना, दैट इज 3L। सो दिस वाज अबाउट द फील्ड ऑफ व्यू। सो गाइस, यदि इसमें आप और भी सारे क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे वीडियोस को प्रेफर कर सकते हैं। वीडियो के साथ साथ जो हमारा स्टडी मटेरियल आप उसे प्रेफर कर सकते हैं, उसमें आप इसके प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं। फिर भी मेरा एक सजेशन है कि आपके पास चाहे मेरा स्टडी मटेरियल हो चाहे किसका भी हो, आप इन क्वेश्चंस को जरूर करिए। क्यों? क्योंकि IITs में इस तरह के क्वेश्चंस की बहुत वैल्यू होती है रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ व्यू।